ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी आइडिया डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हो सकता है। तो हमें एक बात ये समझ आई कि जब कभी भी लाइट एक ऐसे ऑब्स्ट्रैकल से, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती है जिसका साइज कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, तो लाइट उसके एजेस पर बेंड हो जाती है, उसका पाथ लाइट का चेंज हो जाता है एंड अक्रॉस द एजेस लाइट बेंड हो करके ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ जाती है। इस फिनोमेना को हम कॉल करते हैं डिफ्रैक्शन। अब इस बेंडिंग के प्रोसेस में लाइट की रेज आगे चल करके एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाती हैं और इनके ओवरलैप और सुपरपोजिशन होने की वजह से हम देखते हैं कि एक पैटर्न ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स हमें बनता हुआ नजर आता है। तो इस बार जो पैटर्न बनेगा इसे हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, दो अलग अलग तरीके के डिफ्रैक्शंस हम सिलेबस में डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं। एक का नाम है फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन, जिसमें हम डिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट पर बात करते हैं, और दूसरे का नाम है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें हम डिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट पर बात करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। अब आज की क्लास में हम इसका पूरा डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस डेवलप करेंगे कि कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न डेवलप होता है एक्चुअल लेवल पर। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा उसमें इंटेंसिटीज कैसी बनती हैं, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशंस हैं इस केस में ब्राइट और डार्क बनने के लिए, या कह लीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा बनने के लिए। इन सब बातों पर होपफुली आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट because it will be covering the all theoretical and the mathematical calculations required to understand the concept of diffraction. I hope आपको concept of diffraction पता है कि लाइट ऑब्स्ट्रैकल के एजेस पर क्या करेगी, बेंड करेगी। उसकी बेंडिंग किस तरफ होगी, ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? Yes. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ a very important and interesting explanation regarding diffraction using सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि हम यहाँ पर प्लेन वेवफ्रंट इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे लाइट डिफ्रैक्ट कैसे होगी और डिफ्रैक्शन के बाद लाइट की ओवरलैपिंग कैसे होगी और उस ओवरलैपिंग में पैटर्न कैसे बनेगा, पाथ डिफरेंसेस कैसे आएंगे। सबसे पहले इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके से एक सिंगल स्लिट है, एक ही स्लिट। ठीक है, स्लिट का मतलब हम सब जानते हैं, एक किस्म की ओपनिंग होती है जो बहुत बारीक, बहुत फाइन सी होती है। मैंने इस चीज को आपको कई बार समझाया है कि अगर हम एक प्लेन पेपर ले लेते हैं और प्लेन पेपर पर एक ब्लेड से हल्का सा कट लगा देते हैं, तो जो पतली सी लाइन वहां पर कटेगी आर पार, पेपर की दूसरी तरफ से लाइट हमको जाती हुई नजर आएगी, तो उस पतली सी लाइन को हम स्लिट कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटी सी स्लिट है मान लीजिए, और ये लाइट यहाँ पे ब्लॉक होगी और यहाँ पे भी लाइट ब्लॉक होगी। इस स्लिट का जो विड्थ है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, ये विड्थ है ए, लेट्स से। ठीक है, और हमने यहाँ पे आगे ऐसी एक स्क्रीन रखी है जिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कुछ ओवरलैपिंग, कुछ सुपरपोजिशन हो जाता है तो वो हमें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होके दिखे। अब चलिए हम ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लाइट की रेज आ रही हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे को। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ प्लेन वेवफ्रंट्स यहाँ पर इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, रेज इस तरीके से अगर पैरेलल आते हैं तो हम जानते हैं कि ये सारे प्लेन वेवफ्रंट्स को बताएंगे। तो ऊपर के पोर्शन में जहां पर ये ऑब्स्ट्रैकल लगा हुआ है पूरी तरीके से, ये लाइट को ब्लॉक करेगा। नीचे के पोर्शन में भी ये लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा। तो लाइट के एंटर होने के चांसेस कहां हैं? सिर्फ इस पोर्शन में। A portion में। ठीक है ना? Yes. तो ये हल्का सा मैं ओपन कर देता हूं ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए कि यहां से लाइट एंटर हो रही है। याद रखना स्लिट का जो ओपनिंग है वो ए है, तो मिडिल पोर्शन में लाइट ऐसे एंटर करेगी लाइक दिस। अब एक चीज आप इमेजिन करें बच्चों कि यहाँ पे ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं,
ये ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन करें कि इस प्लेन वेव फ्रंट को बहुत जोर से इस स्लिट पे धक्का दिया गया। जस्ट इमेजिन करें, तो यहाँ अंदर घुसते टाइम पे बेंड हो जाएगी ना वो, यस, ठीक है। ये इस तरीके की एक प्लेन वेव फ्रंट है, इमेजिन करें, और हल्की सी ओपनिंग है। अब बहुत जोर से वो आके टकराती है, तो जो पोर्शन खुला हुआ है उसके अंदर वो बेंड हो जाएगी ऐसे। यहाँ पर जब वो एंटर करेगी तो यहाँ ऐसा सर्कुलर पैटर्न इसका बनेगा। यस और नो? यस, यस सर। तो जब ये लाइट इसके अंदर एंटर कर जाती है तो इसमें इस पॉइंट पर, ये एज के पॉइंट पर और ये एज के पॉइंट पर, हम कह सकते हैं ऐसे सर्कुलर पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, या आप कह लीजिए कि एक किस्म से सर्कुलर वेवफ्रंट्स यहां पर बनना शुरू हो जाती है, और यहां पर भी ऐसे ही होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये वेवफ्रंट्स जो हैं आगे जाकर एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, ओवरलैप। ओवरलैप हो रही हैं। क्योंकि लाइट को जो है ना बच्चों, यहां एंटर करने के बाद इस तरफ ऊपर भी जाना है, ऐसे ऊपर भी लाइट को फैलना है, हम्म, और यहां एंटर करने के बाद बेंड होने की वजह से लाइट को ऐसे नीचे भी फैलना है। तो इन लाइट रेस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो यहां पर एक ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट फर्दर कोर्स में आगे जाकर क्या करते हैं कि ऊपर वाले वेवफ्रंट्स के साथ ये ओवरलैप होने लगते हैं, और इस तरीके से अगर इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है तो फाइनली हम स्क्रीन पर कुछ पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। यस, अब दूसरी बात हमें यह समझनी है कि यहां पे हम पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका होगा पाथ डिफरेंस को निकालने का। आइए इसके लिए मैं एक दूसरी डायग्राम बनाता हूं। सेम चीज है, लेकिन मैं दो अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब इस पहली डायग्राम में मैंने बस आपको यह समझाने की कोशिश की कि लाइट कैसे मुड़ रही है। अब देखो, स्पॉट अगर सेंटर पे बनना चाहिए था तो स्पॉट का साइज स्लिट के साइज के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होगा ना, ऐसे बड़ा स्पॉट मिलेगा ना हमको। हम्म, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, याद है? बराबर इतने ही यस साइज सर। का स्पॉट हमको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा बेंडिंग की वजह से उसका साइज जो है, उसकी जो डायमेंशन है वो फैल जाएगी। तो ये फैलना इसीलिए मुमकिन हुआ कि ये लाइट एंटर करने के बाद ऐसे इधर ऊपर की तरफ मुड़ेगी, शैडो की तरफ, और ये लाइट यहां एंटर करने के बाद ऐसे नीचे की तरफ मुड़ेगी, शैडो की तरफ। सो दिस विल कॉज द लाइट टू डिफ्रैक्ट। अब हमें ये समझना है कि हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम दो अलग अलग रेज को सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि ये स्क्रीन हो गई, ये स्लिट हो गई, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। एक रे यहां वाली, मान लेते हैं कि ये ऐसे बेंडिंग की वजह से यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पहुंची। अब बेंडिंग अलग अलग एंगल से होगा, थोड़ा बेंडिंग हो सकता है, ज्यादा बेंडिंग हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि लाइट बेंड होके ऊपर ही जाएगी, बीच में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ रेज सीधे भी जाएंगे, कुछ रेज थोड़ा सा बेंड होंगे, कुछ रेज बहुत ज्यादा बेंड होंगे, कुछ रेज और ज्यादा बेंड होंगे, एंड डिपेंड्स। तो ये मैंने कहा कि भाई कुछ पर्टिकुलर एंगल से बेंड करके ये ऊपर चली गई। अब यहां वाली रे ये भी ऐसे मुड़ के ऊपर जाएगी, लाइक दिस। अब आप यहां थोड़ा चौंकेंगे, आप बोलेंगे सर ये ऊपर कैसे गई, इसको तो नीचे जाना चाहिए, करेक्ट है हाँ, ना? तो मैं आपको समझाता हूं कि ये ऊपर कैसे गई, जरा ध्यान से सुनना। इस तरफ बच्चों ऐसी वेवफ्रंट्स बन रही हैं, करेक्ट है ना? यस, ये इस तरीके से वेवफ्रंट्स बनेगी। अब यहां जो नीचे की तरफ इस पॉइंट को रेफर करते हुए, इस पॉइंट को रेफर करते हुए ये वेवफ्रंट्स मैं बना रहा हूं। तो ये जो वेवफ्रंट्स हैं, इसके लिए हम लाइट की रेज को ऐसे नीचे भी दिखा सकते हैं, ऐसे सीधे भी दिखा सकते हैं, और ऐसे ऊपर भी दिखा सकते हैं, करेक्ट है ना? यस, हाँ सर। और इसी तरीके से बेटा ऊपर वाले पॉइंट के लिए, यानी कि इस पॉइंट के लिए, इस एज के लिए, यहां भी ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनते जाएंगे, और इन स्फेरिकल वेवफ्रंट्स के लिए रेज को हम ऊपर दिखा सकते हैं, सीधे दिखा सकते हैं, और नीचे भी दिखा सकते हैं। मतलब ये कि इस पॉइंट पर बेंड होने वाली रेज ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी जाएंगी, और नीचे वाले पॉइंट पर, नीचे वाले एज पर बेंड होने वाली रेज नीचे जाने के साथ साथ ऊपर भी जाएंगी। करेक्ट हो रही है बेटा बात? यस, तो इसी वजह से तो हम कहते हैं ना कि ओवरलैपिंग हो रही है।
बिल्कुल ऐसे दो सोर्सेस की तरह वो बिहेव करने लग जाएगा, दो एजेस पर दो सोर्सेस, इस एज पर एक सोर्स, इस एज पर एक सोर्स। हालांकि ये दो सोर्सेस इस तरीके से हम उसे परसीव नहीं करेंगे, सिंगल सोर्स ही है, सिंगल स्लिट ही है, लेकिन बेंडिंग दोनों साइड से हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि नीचे के पोर्शन से जो स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रही है उससे लाइट ऊपर नीचे जाएगी, और ऊपर के पोर्शन में भी जो स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रही है उससे भी लाइट ऊपर नीचे जाएगी। ये आ गया पैटर्न समझ में आपको? यस। तो अब हम तीसरी स्टेप पर आते हैं। ये मैंने पहले बताया बेंडिंग कैसे हो रही है, ये फिर मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग कैसे हो रही है एक्चुअल में। फिर अब आते हैं हम मेन एक्चुअल पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम सिंपल सा कंसिडरेशन ये करते हैं कि ये स्लिट है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं इसको, ठीक है। ये जो गैप है बेटा, ये गैप मैंने अभी अभी आपको बताया था, कितना है ये गैप? ए है। ये मान ए। लेते हैं कि सामने कहीं स्क्रीन है, लाइट की रे मान लो इस जगह से बेंड होकर यहां तक पहुंची किसी पॉइंट पी तक, और ये दूसरी जगह से लाइट की रे बेंड होकर के यहां तक पहुंची। क्लियर हो रही है बात? ऊपर इसका जाना समझ में आया सबको? यस। नहीं तो आपके जहन में ये बैठेगा सर ये नीचे ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बन रहे हैं ना बच्चों, तो ये लाइट पूरा चारों तरफ फैलाएगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस स्फेरिकल वेवफ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू में। ये भी क्या करेगा, सिर्फ लाइट को ऊपर नहीं भेजेगा, यहाँ स्फेरिकल वेवफ्रंट्स ऐसे बनते जा रहे हैं तो इस पॉइंट की रेज नीचे भी आएंगी। आ रही है ना? देखो समझ में आई बात आपके? यस सर। ओके। तो हमने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालना है। अब पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल सी टेक्निक अडॉप्ट करते हैं कि यहाँ से सीधा जो है ना दूसरी वाली रे पे एक परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, और ये एंगल हम लोग जस्टिफाई करते हैं थीटा। इस एंगल को हम कॉल करते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्योंकि ये जितना पॉइंट या जितनी ये रेज ऊपर ऊपर की तरफ बेंड होंगी उतना ज्यादा ये एंगल बढ़ता जाएगा। अगर ये बेंड ना होती और बिल्कुल सीधा जाती तो ये एंगल 0 आ जाता। अब सोचो बच्चों, इस पॉइंट से, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं ए। तो अगर मैं इस रे को पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपेयर करता हूं ए टू पी डिस्टेंस और ई टू पी डिस्टेंस, तो वो सेम होना चाहिए, है ना? यस सर। क्योंकि मैंने यहां से तो परपेंडिकुलर निकाला। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, क्या यही चीज हमारा पार्ट डिफरेंस है? यस। और इस कैलकुलेशन को अगर मैं ठीक से करूं तो ये पार्ट डिफरेंस फिलहाल की सिचुएशन में हो जाएगा ए साइन थीटा। करेक्ट है? ये ट्रायंगल मैंने देखना है, यस। ये 90 डिग्री, ये थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस का साइन होती है। सो पार्ट डिफरेंस आ गया ए साइन थीटा। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। ओके। तो हमने पहले पॉइंट में ये देख लिया कि एक्चुअल केस में बेंडिंग कैसी हो रही है, दूसरे पॉइंट में हम ये देखा कि ओवरलैपिंग कैसी हो सकती है, तीसरा पॉइंट अब हमको ये क्लियरली समझ में आ गया कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस का एक्चुअल करेक्ट वैल्यू कितना है। तो हमें पता चला कि वो ए साइन थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड ए इज द स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई कितनी है, स्लिट की ओपनिंग कितनी है। अब आते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट पर, कंडीशंस, कि ब्राइट और डार्क कैसे बनेगा, पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो थोड़ा बहुत इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हल्का सा एनिमेशन का हेल्प लेता हूँ, या एक डायग्राम की मैं हेल्प लेता हूँ कि ये पैटर्न हमें दिखाई कैसे देता है। तो कुछ हद तक ये पैटर्न हमको ऐसे दिखाई देता है, जरा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम ये ग्राफ भी बनाने वाले हैं। आपने ऐसे सोचना है कि ये लाइट आ रही है यहाँ से, ये स्लिट की ओपनिंग है, ये ऐसे मुड़ गई लाइट, मुड़ने के बाद इस पॉइंट से लाइट ऊपर भी गई, इस पॉइंट से नीचे गई, इस पॉइंट से फिर नीचे जाने के साथ साथ स्फेरिकल वेवफ्रंट को कैरी करते हुए ऊपर भी गई, इस पॉइंट को स्फेरिकल वेवफ्रंट को कैरी करते करते नीचे भी आई, तो ओवरलैपिंग हो गई। अब पैटर्न मिला। आप पैटर्न में सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? सेंटर पे डार्क बैंड। हाँ, सेंटर पर हमें मैक्सिमम ब्राइट बैंड मिलता है। डार्क नहीं है बेटा, वो मैक्सिमम है। ग्रीन लाइट के हिसाब से देखो तो ये सबसे ज्यादा ब्राइट है। तो सेंटर पर हमें अनयूजुअल तरीके से, एक्सेप्शनल तरीके से मैक्सिमम ब्राइट बैंड हमको मिलता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये मैं अनयूजुअल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आमतौर पर इंटरफेरेंस में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि सेंटर में हमें सबसे ज्यादा ब्राइट मिले। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में सारे बैंड्स की इंटेंसिटी एक जैसी होती है,
पहला ब्राइट बैंड ले लो या 10वें नंबर का ब्राइट बैंड ले लो या कोई भी n नंबर का ब्राइट बैंड ले लो, उसकी जो ब्राइटनेस है वो एक जैसी है। यहां पर ऐसा नहीं है, सेंटर पर बनने वाला ब्राइट बैंड सबसे ज्यादा ब्राइट है कंपैरेटिव टू अदर ब्राइट बैंड जो बाद में फेंट होते जा रहे हैं। दूसरी चीज आप ये नोटिस करोगे कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब हर अगला बैंड जो है उसकी इंटेंसिटी, उसका ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तीसरी चीज आप ये देखोगे कि सेंट्रल ब्राइट बैंड सबसे ज्यादा वाइड है, चौड़ा है, उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी बनने वाले दूसरे ब्राइट बैंड्स जो हैं उनकी विड्थ धीरे 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 कम होती जा रही है। सो ये एक कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्मिटी पर पैटर्न बन रहा है, यूनिफॉर्मिटी पर नहीं बन रहा है। जबकि देखा जाए तो इंटरफेरेंस का पैटर्न पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है, उसमें फ्रिंज विड्थ बाकायदा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो कहीं भी आप किसी भी दो अल्टरनेट ब्राइट बैंड्स के बीच में मेजर कर लें या डार्क बैंड्स के बीच में मेजर कर लें आपको सेम मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इनफैक्ट फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट ही नहीं है। सेंटर पे बनने वाला ब्राइट बैंड सबसे ज्यादा ब्राइट, सेंटर पे बनने वाले ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, बाकी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे कमजोर होती है, कम होती है, फेंट होती है और इनफैक्ट बाद में नील हो जाती है। तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा दूर तक भी सस्टेन नहीं करता है, बल्कि कुछ ही डिस्टेंस के अंदर, कुछ ही सेगमेंट के अंदर, कुछ ही पोर्शन में ये पैटर्न बनता है। कंपैरेटिव टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का पैटर्न बहुत दूर तक बन सकता है। हमने इनफाइनाइट नंबर का बैंड भी कैलकुलेट कर दिया था इंटरफेरेंस में थ्योरेटिकली। तो ये पैटर्न एक लिमिटेड रीजन में, एक लिमिटेड एरिया में ही बनता है। अब इसमें हमें कुछ चीजों को जस्टिफाई करना है। जैसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर लूं, ये सब समझ में आ गया आपको अच्छे से क्या क्या हो रहा है? यस सर। ओके, अब हमें इसमें कुछ चीजों को जस्टिफाई करना है। ये जो सबसे सेंटर में बनने वाला बैंड है ये मैक्सिमम ब्राइट बैंड है, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल ब्राइट बैंड, ऐसा है ये। इस बैंड को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या नाम देंगे हम इसको? ये जो सबसे सेंटर में बना ना, प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा, बड़ा। प्रिंसिपल की स्पेलिंग पे जरा ध्यान दो, PAL वाला प्रिंसिपल नहीं लिखा मैंने, लॉ या स्टेटमेंट वाला प्रिंसिपल नहीं लिखा मैंने, वो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो वाला प्रिंसिपल लिखा। प्रिंसिपल PAL मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, हेड, सबसे ज्यादा रोशनी वाला, सबसे ज्यादा ब्राइट। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा सेंटर में बनेगा और प्रिंसिपल मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए 0। कोई पाथ डिफरेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इट विल बी जस्ट फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्कीम, सेंटर ऑफ द पैटर्न, बिल्कुल स्लिट के बिल्कुल सामने। मतलब लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे पहुंचेगी, यहां पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, बात आ रही है बच्चों समझ में? यस। और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। अच्छा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के अलावा जो दूसरे ब्राइट बैंड है, जैसे कि ये वाला ब्राइट बैंड है, प्रिंसिपल मैक्सिमा को छोड़ के दूसरा ब्राइट बैंड, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेंगे। सेंटर में प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया, ऊपर भी बनेंगे, नीचे भी बनेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या नाम देंगे हम इनको? सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा। हर अगले बैंड को सेकेंडरी मैक्सिमा ही बोलेंगे हम, ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी, टर्चरी, ऐसा ऐसा नंबर गिनती चला रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल मैक्सिमा वाले ब्राइट बैंड को छोड़ के बाकी के कोई भी दूसरे ब्राइट बैंड होंगे ना, उन सबको हम सेकेंडरी मैक्सिमा ही बोलेंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे कि सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ सेकंड नंबर, सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ थर्ड नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है डार्क बैंड्स की। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हर एक ब्राइट बैंड के आजू बाजू में अल्टरनेट लेवल पर डार्क ही है, मतलब पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो जो डार्क बैंड्स बन रहे हैं, जैसे ये वाला डार्क बैंड मैं उठा लेता हूं, ये वाला डार्क बैंड, ठीक है, इस डार्क बैंड को हम नाम देंगे सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, विल कॉल देम एज सेकेंडरी मिनिमा। तो ये इनकी लेबलिंग्स हैं। इसमें सबसे आसान चीज है ये याद रखने की कि बीच में, सेंटर में हमेशा, ऑलवेज हमको क्या मिलेगा? ओपन स्लिट के हिसाब से हमको हमेशा सेंटर में क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, मैं बात पर्टिकुलरली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की कर रहा हूं।
ओके तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेंटर में हमेशा हमको सेंटर में ब्राइट बैंड ही मिलेगा जो सबसे ज्यादा वाइड होगा, सबसे ज्यादा चौड़ा होगा, सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल ब्राइट बैंड होगा, और उसको हम कॉल करेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा, और उसके लिए पाथ डिफरेंस क्राइटेरिया है 0, नो पाथ डिफरेंस। अब हमारे सामने एक चैलेंज आ जाता है या एक किस्म की रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे सामने कि भाई आप ये कंडीशंस भी बताएं कि सेकेंडरी मैक्सिमा कब मिलेगा और सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा तो ठीक है, आपने बता दिया। सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनने वाला है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है सेकेंडरी मैक्सिमा बनने का। अब यहां कोई एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक डिस्कशन है यहां पे। जैसे हमने इंटरफेरेंस के लिए यंग्स एक्सपेरिमेंट पर एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, ओके, और उसके लिए हमने बाकायदा कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को डेवलप किया एंड फाइनली वी गॉट द कंक्लूजन कि भाई कब ब्राइट और कब डार्क बनेगा। तो वैसे डिफ्रैक्शन के लिए हम यहाँ एक डिस्कशन करेंगे, एनालिटिकल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनता है, किन पाथ डिफरेंसेस पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए या इसके आइडिया को क्लियर करने के लिए हमें एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसे हम नाम देते हैं फ्रेस्नेल जोन। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, फ्रेस्नेल जोन। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। फ्रेस्नेल जोन्स ऐसे कह लीजिए, या एलिमेंट्स कह लीजिए, या स्ट्रिप्स कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो मैं ये आइडिया आपको क्लियर कर दूं कि ये फ्रेस्नेल जोन का क्या मतलब है। देखो, फ्रेस्नेल के अकॉर्डिंगली क्या माना गया कि अगर हमारे पास एक स्लिट है ऐसी, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन जो ओपन है ना, वो स्लिट है मान लो, तो इस पूरी स्लिट को हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स और एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कितने जोन बनाना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या स्ट्रिप्स हम बनाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेस्नेल ने इसमें एक शर्त लगाई, इसमें एक कंडीशन लगाई कि कोई भी दो अल्टरनेट जोन या स्ट्रिप्स या एलिमेंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा होना चाहिए λ/2। इस हिसाब से ही आप डिवाइड करोगे, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं करोगे इसको। ठीक है, कोई भी दो स्ट्रिप्स अगर मैं अल्टरनेट लेवल पे देखता हूं, जैसे मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स बनाए, ठीक है, 5 जोन्स मैंने बना दिए। पहले जोन में से लाइट आ रही है, दूसरे में से भी आ रही है, तीसरे में से भी आ रही है, चौथे में से भी आ रही है, और पांचवें में से भी आ रही है। लेकिन फ्रेस्नेल का क्या कहना है, आप कितने भी जोन बनाओ, लेकिन एक शर्त है कि आपने हर अल्टरनेट, हर कंसेक्यूटिव जोन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना लगाना है, λ/2। इससे ज्यादा आप पार्ट डिफरेंस नहीं लगा सकते और इससे कम भी नहीं लगा सकते आप। इसलिए कभी कभी इसको हम हाफ पीरियड जोन भी कहते हैं, एक और नाम भी दिया जाता है इसको, हाफ पीरियड जोन। अब उतना ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लें कि हम स्लिट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में काट रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी जोन्स में, स्ट्रिप्स में हम उसको बांट रहे हैं, इस शर्त के साथ कि हर अल्टरनेट, हर कंसेक्यूटिव जोन के बीच में जो टोटल पाथ डिफरेंस हमको मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, λ/2। अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज बच्चों ये हमारी स्लिट है, ठीक है ना, मैं हर एक के लिए बार बार डायग्राम बना के आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये स्क्रीन है, सेंटर पर क्या मिलना है ये तो तय हो गया है। यहां पर हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड, ये नाम दे सकते हो, या एक और नाम हमने यहाँ पे दिया, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैक्सिमा हमने नाम दे दिया, एंड एवरीथिंग इज फाइन। सेंटर पर पार्ट डिफरेंस 0 है, क्योंकि यहां से लाइट ऐसे आएगी, यहां से लाइट ऐसे आएगी, पार्ट डिफरेंस 0 होना है। अब सेंटर को छोड़ के अगर मैं यहां एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, और बिल्कुल वैसा ही पॉइंट एक नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना, तो मैं यहां एक पॉइंट कंसिडर करता हूं। लेट्स से कि यहां पर लाइट पहुंची ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, कुछ हद तक यहां लाइट पहुंची। अब मेरा कहना यह है कि यहां पर मैक्सिमा बना, कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी। सेकेंडरी मैक्सिमा, पहले नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा बना।
तो इसके लिए मैं इमेजिन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं इमेजिन कर रहा हूं कि टोटल पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2 है। अब मैंने ऐसा क्यों इमेजिन किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। इसका टोटल पाथ डिफरेंस मैंने इमेजिन किया कितना, 3 लैम्बडा बाई 2। तो सोचो बेटा मैं कितने जोन्स में स्लिट को डिवाइड करूंगा, 3 जोन में, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 जोन हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, पहले दूसरे में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, दूसरे तीसरे में कितना होना चाहिए, और ऐसा करते करते हमारे पास लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, ऐसा करते करते टोटल कितना पार्ट डिफरेंस हो गया, 3 लैम्बडा। मतलब पहले जोन की पहली रे और आखिरी रे, इसके बीच में लैम्बडा बाई 2, फिर लैम्बडा बाई 2 और फिर फाइनली लैम्बडा बाई 2, तो टोटल हो गया 3 लैम्बडा बाई 2। बात आ रही है ना समझ में? लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस अगर है, लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस अगर है, जस्ट इमेजिन करो, और लाइट ओवरलैप हो जाती है, तो कंस्ट्रक्टिव वे में ओवरलैप होगी कि डिस्ट्रक्टिव वे में? याद करो, इंटरफेरेंस में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव वे में, शाबाश। लेट मी एक्सप्लेन। ये एक वेव ऐसी है बेटा, मान ले, और ये दूसरी वेव ऐसी है। इस वेव को तो यहां से शुरू करो और दूसरी वेव को यहां से शुरू करो, यानी कि लैम्बडा बाई 2 से। समझ पा रहे हैं ना? यस। अब क्या करो, इस वेव को उठा के यहां रखो, इसका जीरो ले लो, इसका जीरो ले लो। ये समझाने के लिए ले रहा हूं, हाँ, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ये समझाने के लिए ले रहा हूं। कुछ बच्चे अपने अभी भी ऐसे हैं ना जिनको नहीं पता। तो इसका जीरो उठा करके यहां लाके रखो, तो क्या होगा, ये क्रेस्ट ये ट्रफ पे जाएगा। यस। और क्रेस्ट ट्रफ पे गया तो क्या होगा, कैंसलेशन। हाँ, अब ध्यान से सुनना। देखो, लाइट जो है ना बेटा, पहले जोन से ऐसे पहुंच रही है यहां, फिर उसके बाद दूसरे जोन से ऐसे पहुंच रही है यहां, और फिर तीसरे जोन से पहुंच रही है। मैं 3 अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पहले जोन की लाइट है, येलो वाली। फिर मान लेते हैं ये दूसरे जोन की लाइट है, मिडिल, ये मिडिल वाली, ये दूसरे जोन की लाइट है। और फिर मान लेते हैं ये रेड वाली जो है ना, तीसरे जोन की लाइट है। चलो, ये तीसरे जोन की लाइट है। जस्ट इमेजिन करो। अब सोचो, पहले और दूसरे जोन में जो लाइट यहाँ पर पहुंच रही है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2। तो जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी? यस। तो इनकी इंटेंसिटी आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची लाइट? नहीं। यहाँ लाइट पहुंची कि नहीं पहुंची? यहाँ ब्राइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं, ब्राइट नहीं दिखेगा। दिखेगा। तीसरे जोन की लाइट कहाँ गई? हाँ, वो पहुंची उधर। तीसरे जोन वाली लाइट तो पहुंची उधर। पहले जोन की लाइट को दूसरे जोन की लाइट ने कैंसिल कर दिया। व्हाट अबाउट थर्ड जोन? थर्ड जोन को कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं। यस। तो थर्ड जोन की लाइट यहाँ पे पहुंची। अब उसको कैंसिल करने या ऐड करने के लिए वहां कुछ नहीं है, लेकिन वो जैसी थी वैसी वहां पे पहुंच गई, तो ब्राइट तो दिखा। यस। लेकिन इसका ब्राइट होना उतना ब्राइट नहीं है जितना कि सेंट्रल ब्राइट है। बोलो क्यों? बस 2 कैंसिल हुए, एक गई। हाँ, सेंट्रल ब्राइट में पूरी की पूरी स्लिट की लाइट यहां पे गिर रही थी, लेकिन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हुए सिर्फ स्लिट का 1/3 पोर्शन लाइट को अवेलेबल कराता है, और 2/3 पोर्शन ऑफ स्लिट की लाइट आपस में ही कैंसिल हो जाती है। यस। तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा ना, घटेगा ना ब्राइटनेस। अब एक खिड़की है, मान लो विंडो है जिसके 3 पैनल हैं। तीनों पैनल हम खोलें तो पूरी रोशनी अंदर आएगी, और तीनों पैनल में से 2 पैनल बंद कर दें और एक पैनल खुला रखें, तो ब्राइटनेस तो कम हो जाएगा, इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन है तो ब्राइट, है ब्राइट, लेकिन इंटेंसिटी कैसी हो गई? कम हो गई। अब मान लो हम इसी स्लिट में एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूं। मैं हर बार ये डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, मामला पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होता है। अब मान लो इसी स्लिट में हम सेंट्रल बैंड, यानी कि ये सेंटर, फर्स्ट ब्राइट छोड़ के थोड़ा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। यहां पर भी हमको बच्चों सेकेंडरी मैक्सिमा ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके लिए मैं पाथ डिफरेंस ले रहा हूं पाई लैम्बडा बाई 2।
तो लाइट तो ऐसे आ रही है, ठीक है, नो इश्यूज, लाइट जो पहुंच रही है ना बेटा वो ऐसे पहुंच रही है, ये और ये लाइट ऐसे पहुंच रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जरा सोचें, इस बार फर्स्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट, फर्स्ट रे से लेकर के लास्ट रे में पार्ट डिफरेंस कितना है? 5 लैम्डा बाय 5 लैम्बडा बाय 2। लेकिन मैं इसे डायरेक्टली नहीं लूंगा, मैं तो जोन बनाऊंगा, एलिमेंट्स बनाऊंगा, स्ट्रिप्स बनाऊंगा। तो मैं कितने स्ट्रिप्स बनाऊंगा? 5 5। तो हो सकता है ये 5 पहली जोन। स्ट्रिप हो, ये बीच में दूसरी स्ट्रिप हो, ये बीच में तीसरी स्ट्रिप हो, ये चौथी और पांचवी। लेट मी गिव नंबर्स 1 2 3 4 और ये 5। थोड़े छोटे छोटे हो रहे हैं बट क्या करें इसको, ठीक है। अब लाइट तो सभी के लिए जाएगी, ये पहले जोन की लाइट यहां पहुंची, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ये दूसरे जोन की लाइट यहां पहुंची, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ये तीसरे जोन की लाइट पहुंची यहाँ पे, फिर फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि ये चौथे जोन की लाइट ऐसे यहाँ पहुंच गई और लास्ट में ये पांचवें जोन की लाइट ऐसे यहाँ से इस सेगमेंट से जा रही है। अब आप सोचो पहले और दूसरे जोन में क्या होगा, लैम्डा कितना बाय पाथ डिफरेंस होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 लैम्बडा बाय 2। तो क्या पहले जोन की लाइट को दूसरे जोन की लाइट काट देगी, कैंसिल कर देगी, Yes. सप्रेस कर देगी, डिस्ट्रक्टिवनेस की वजह से, लैम्बडा बाय 2 ओवरलैपिंग की वजह से। यस तो पहले दूसरे जोन की लाइट कैंसिल हो गई, तीसरे चौथे जोन की लाइट भी कैंसिल हो जाएगी। यस अगर तीसरे चौथे जोन की लाइट भी कैंसिल हो गई ड्यू टू लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस म्यूचुअली बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ जोन, तो बचा कौन? 5th फिफ्थ जोन। अब उस पांचवें जोन में से जो लाइट यहां पहुंच रही है उसको काटने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए कोई दूसरा जोन ही नहीं बचा ना। यस हाँ तो क्या यहां पर अल्टीमेटली हमको ब्राइट मिलेगा? मिलेगा, लेकिन इसका ब्राइट होना उतना ब्राइट नहीं होगा जितना पहले था। यस यस क्यों? क्योंकि पहले इस केस में कम से कम हमें ये वाले ब्राइट बैंड बनते वक्त कम से कम हमको 1/3 पोर्शन ऑफ द स्लिट से लाइट मिल रही थी, और ये वाला सेकेंडरी मैक्सिमा बनते वक्त हमको 1/5 पोर्शन से लाइट मिल रही। मतलब उतनी ही विंडो है हमारी जितनी पहले थी, लेकिन इस बार हमने उसके 5 पैनल बना दिए, 5 पैनल्स। पहले तो 3 पैनल बनाए थे, अब हमने 5 पैनल बना दिए। 5 में से पहला दूसरा पैनल बंद, तीसरा चौथा पैनल भी बंद, 5वें पैनल में से लाइट आ रही है तो कम आएगी। यस सर तो यही रीजन है कि हर अगला बैंड आप नोटिस करें थोड़ा सा फेंट होता जाता है, हल्का सा वो फेंट होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब लॉजिकली आप ये सोचें कि मैं नेक्स्ट और सेकेंडरी मैक्सिमम और थोड़ी दूर पर जाके देखना चाहता हूं, तो मैं कितना पार्ट डिफरेंस एक्सपेक्ट करूं? 7 लैम्डा बाय 2 7 लैम्बडा बाय 2। मैं कितने जोन्स 7 लैम्डा बनाऊंगा? बाय 7 7 में से पहले 6 का क्या 7 होगा? कैंसिलेशन बचेगा क्या? कैंसलेशन 7th। तो 7th सेवेंथ यानी कि छोटे से 1/7 पोर्शन में से जो लाइट आ सकती थी वो आ जाएगी, और वहां पे ब्राइट तो बनेगा लेकिन उसका ब्राइटनेस कंपैरेटिवली डिक्रीज बहुत कम डिक्रीज हो होगा जाएगा। बात आ रही है समझ में? यस तो यस जरा इस सीक्वेंस को नोटिस करें कि पहला ब्राइट बैंड जो मुझे मिला वो 3 लैम्बडा बाय 2 वाले पार्ट डिफरेंस पे मिला। अगला ब्राइट बैंड जो टोटल पार्ट डिफरेंस है ऊपर से लेके नीचे तक, पहली से लेकर के लास्ट रे में 3 लैम्बडा बाय 2, फिर बीच में लैम्बडा बाय 2 ऐसा हम काटते जा रहे हैं। समझे नहीं समझे? यस यहां सर से लेके यहाँ लैम्बडा बाय 2, फिर यहां से लेके यहाँ लैम्बडा, मतलब यहां से लेके यहाँ तक टोटल लैम्बडा, फिर और एक्स्ट्रा 3 लैम्बडा बाय 2, ऐसा। बात समझ आ रही है ना आपके? यस यस सर वो अगले के लिए तो 5 लैम्बडा बाय 2 था, नेक्स्ट के लिए क्या था? 7 7 लैम्डा बाय 2 नेक्स्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? लैम्डा बाय 9 लैम्डा बाय 2 कितने जोन चाहिए? 9 9 इसमें से कितने कैंसिल होंगे 8 और 8 बचेगा क्या? 9th one 9 1/9। तो इंटेंसिटी सिर्फ 1/9 से आएगी। यस यस तो क्या इसका मतलब इंटेंसिटी का ब्राइटनेस, उसकी जो इंटेंसिटी है कंपैरेटिवली उसका जो ब्राइटनेस है क्या वो और कम होता जाएगा? यस तो क्या हमको ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस तक मिल सकता है क्या? नहीं नहीं मिलेगा। आगे जाते 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 वो इतना धुंधला हो जाएगा कि वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शैडो में गायब हो जाएगा। विद इन दैट ज्योमेट्रिकल शैडो जितना मिल सकता था उतना मिलेगा। और मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूं तो क्या एक्सपेक्टेड है? 11 लैम्डा बाय 2 13 एंड सो ऑन। तो इस चीज को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं 2n plus 1 lambda by 2 where the value of n is 1 2 3 4 5 6 and so on। अब इसे जरा ध्यान से देखना, ये कंडीशन बिल्कुल ही अजीब सी है, ऐसी कंडीशन हमने आज तक नहीं देखी। ठीक है, इंटरफेरेंस के 4-5 एक्सपेरिमेंट करे थे हमने, उसमें भी नहीं आई थी ऐसी कंडीशन। ये बिल्कुल अजीब है क्योंकि आपको शुरुआत ही 3 लैम्बडा बाई 2 से करना है। तो आप n का वैल्यू 1 रखें
2 + 1 3, 3 λ/2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 रखे, 2 × 2 4, 4 + 1 5 λ/2 हो जाएगा, and so on. You will be getting this series in a very perfect manner. इफेक्टिवली इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, a sin theta is equal to 2n + 1 λ/2। मैच हो गया? यस सर। Yes, sir. ये है हमारी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये डायग्राम्स अच्छे से याद रखें, ये जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया, ये डिस्कशन पे मैंने ये सारी चीजें निकाली हैं, यहाँ पे कोई एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्कशन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। ठीक हो गई बात? यस सर। अब आते हैं कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमा। मिनिमा कब बनेगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ब्राइट और दूसरे ब्राइट बनने के बीच में तो डार्क बन रहा है कि नहीं? तो लेट्स हैव एन एनालिसिस कि यहाँ पे मिनिमा यानी कि डार्क बैंड कब और कहां कौन सी कंडीशंस पर हमको मिल सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखना है। मान लेते हैं कि ये इस तरीके से स्लिट की ओपनिंग है, ये स्क्रीन है, एट द सेंटर यू आर ऑलरेडी फिक्स्ड, डिसाइडेड विथ सेंटर पे क्या बनने वाला है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा, या आप कह सकते हो सेंट्रल ब्राइट बैंड। थोड़ा सा ऊपर हटके और नीचे हटके हमको सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन उसके बीच में कहीं हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है? सेकेंडरी मिनिमा। मिनिमा मिलेगा। हो सकता है इसके लिए डिस्कशन हम ऐसे करें कि लाइट यहां से निकल करके ऐसी आई, यहां से लाइट निकल करके ऐसी आई, एंड सो ऑन। तो पहला मिनिमा बनाने के लिए मैं टोटल पार्ट डिफरेंस लूंगा लैम्बडा, सिर्फ लैम्बडा। ठीक है, जीरो तो मैं ले ही नहीं सकता, जीरो तो वो तो तय हो चुका है। जीरो कहां इसके लिए असाइंड है? जीरो हमेशा फिक्स है किसके लिए? प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जीरो तय है। अब 3 λ/2 भी जस्टिफाई हो गया, 5 λ/2, 7 लैम्बडा भी जस्टिफाई हो गया, तो मैं अब यहाँ पे ले रहा हूं लैम्बडा। अच्छा, लैम्बडा लेने का मतलब क्या है पता है? ये जो पॉइंट पे रे निकल रही है और ये जो लास्ट पॉइंट पे रे निकल रही है, इन दोनों रेज के बीच में इफेक्टिवली जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो लैम्बडा का है। लेकिन मैं तो जोन बनाने वाला हूं, तो मैं कितने जोन बनाऊंगा? एक, सिर्फ एक। अगर मैं एक जोन बनाता हूं तब तो पार्ट डिफरेंस लैम्बडा हो जाएगा। शर्त के मुताबिक हमें कितना पार्ट डिफरेंस लेना चाहिए? λ/2। λ/2। तो कितने जोन बनाऊंगा? 2। दो। बिल्कुल सिंपल। यहां से भी एक लाइट रे हम ऐसे इमेजिन करेंगे पहुंच रही है, तो इस सेगमेंट में पहली और आखिरी के बीच में λ/2, और इस सेगमेंट में पहली और आखिरी के बीच में भी λ/2, तो इसका मतलब टोटल मिला के क्या हो गया? लैम्बडा हो गया। यस। ठीक है ना? लेकिन पहली रे, ये सेगमेंट, पहला सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट में इंटरनली जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है? λ/2। λ/2। तो जो लाइट बेटा यहां से यहां पहुंच रही है, पहले जोन से निकल रही है, मान लो इधर पहुंच रही है पहले जोन से निकल के, और जो लाइट दूसरे जोन से निकल के यहां पहुंच रही है, जब ये ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ पे, तो इनके बीच में इंडिविजुअली पार्ट डिफरेंस कितना था? λ/2। हाँ, तो हर एक रे एक दूसरे रे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। कोई लाइट की इंटेंसिटी आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 0। मिनिमा। डार्क मिनिमा। तो पहली पॉसिबिलिटी आ गई लैम्बडा के लिए। ठीक है ना? अब जरा सोचो, लैम्बडा से आगे बढ़ते हैं, लैम्बडा से आगे बढ़ते हैं, तो मेरे दिमाग में आएगा 3 λ/2 यानी कि 1.5 लैम्बडा। लैम्बडा से थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो 1.5 लैम्बडा होगा, लेकिन 1.5 लैम्बडा तो ऑलरेडी तय हो चुका है कि वो मैक्सिमा है। तो फिर मुझे दूसरा नंबर क्या लेना चाहिए यहाँ पर? 2 लैम्बडा। 2 λ। शाबाश। तो इसके लिए भी मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपने तय कर लिया कि भाई सेंटर में तो प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है। अब आपने थोड़ा सा इससे और ऊपर जाना है, तो यहाँ कहीं आप पहुंचे, और आपका यहाँ ख्याल है कि आपको यहाँ क्या मिलेगा? मिनिमा। और इसके लिए आपने पार्ट डिफरेंस लगाया 2 लैम्बडा। बस मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि जोन कितने बनाने हैं? 3। तीन जोन। मैं आपको कुछ इनाम देता हूँ, 3 जोन में 2 लैम्बडा बना के दिखाओ मेरे को। तो मजाक कर रहे हैं मेरी, फिर ऐसा लग रहा है मुझे। 4। 3 जोन लो और 2 लैम्बडा पार्ट डिफरेंस बना के दिखाओ मुझे। यस। 4। जरा सोचे ना ठीक से इस पे, गलत आंसर ना दें, फिर तो पढ़ाने का मतलब ही चला गया पूरा। हर अगले जोन के लिए पार्ट डिफरेंस कितना तय करना है मुझे? λ/2।
और लैम्बडा बाई 2 करते 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 मुझे इफेक्टिवली टोटल कहां तक पहुंचना है, स्टार्ट से लेके एंड तक टोटल कितना पहुंचना है मुझे? 2 लैम्बडा। हाँ, तो अगर मैं 3 जोन लेता हूं तो पहला जोन आ गया लैम्बडा बाई 2, उसका अगला जोन लैम्बडा बाई 2, उसका अगला जोन लैम्बडा बाई 2, मतलब तो 3 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे तो चाहिए 2 लैम्बडा, तो मैं कितने जोन बना सकता हूं यहाँ पे? 4। 4 जोन बने। सोचने वाली बात है। तो ये पहला जोन हो गया, मान लो ये बीच में दूसरा जोन हो गया, ये नीचे और तीसरा और ये चौथा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जो फर्स्ट रे है और लास्ट रे है, इन दोनों रेस के बीच में टोटल इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसके बीच में अगर ये वाली रे मैंने निकाल दी, तो ये पहली और ये बीच वाली जो जा रही है, इसके बीच में कितना है? लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2। फिर इसके नीचे जाऊंगा, इसके बीच में कितना है? लैम्बडा बाई 2। सीक्वेंशियली लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 होता जाएगा, लेकिन वो टोटल ऐड होकर के 2 लैम्बडा होगा। ठीक है ना? यस सर। फिर ऐसा करते करते और आगे लैम्बडा बाई 2 एंड फाइनली, तो क्या मैं ये कहूं कि पहली जोन की सभी लाइट रेज को दूसरी जोन में कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ लैम्बडा बाई 2 ओवरलैपिंग, और तीसरे जोन की पूरी लाइट को थर्ड। फोर्थ जोन ने कैंसिल कर लिया, तो अब लाइट बची ही नहीं। तो क्या मिला हमको यहाँ पे? मिनिमा। मिनिमा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पार्ट डिफरेंस पहली बार हमको क्या मिला? लैम्बडा। अगली बार क्या मिला? 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा। अगली बार क्या होना चाहिए? 3 लैम्बडा। विथ हाउ मेनी जोन्स? 6 जोन्स। सोचा जाए लैम्बडा बाई 2 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 पे 6 जोन लेंगे, तब जाके 3 लैम्बडा टोटल होगा ना। यस। अगली बार 4। नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इसे n लैम्बडा लिखा जाए, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सही जा रहे हैं? यस सर। अब ये बिल्कुल ही अजीब कंडीशन है, ध्यान से देखना। ऐसी कंडीशन हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। अब आप बोलेंगे सर देखिए देखिए इंटरफेरेंस वाली ब्राइट बैंड बनने की, नहीं, इंटरफेरेंस की ब्राइट बैंड पर भी ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस के ब्राइट बैंड वाली कंडीशन में n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, इवन। और यहाँ n की वैल्यू कितने से शुरू हो रही है? 1 से। 1। तो ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन है। इस चीज को, इन कंडीशंस को कहीं भी किसी भी लेवल पर इंटरफेरेंस के साथ कंपेयर नहीं करना, इनको अलग से याद रखना। अब इसमें एक और चीज सिखाई जाती है, और खास करके ये कहा जाता है कि ये जो n के नंबर्स हैं, ये प्लस माइनस में लें। ये प्लस माइनस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ये समझाने के लिए है कि जैसे बैंड्स ऊपर बन सकते हैं, वैसे ही ये बैंड्स नीचे की तरफ भी बन सकते हैं। प्लस माइनस लेते बैठेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, -1 पुट अप कर दूंगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हालांकि हम प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, बल्कि इस बात को समझाने के हिसाब से होंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ हमको ब्राइट और डार्क मिलने वाले हैं, मिनिमाज और मैक्सिमाज सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ से। सो वी में इवन जस्ट सिंबॉलिकली राइट अ प्लस और माइनस फॉर दीज वैल्यूज एज वेल। तो ये है सारी कहानी। इस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब यहाँ कैटेगोरिकली 3 अलग अलग बैंड्स बनते हैं। कैन यू लेबल देम, कैन यू नेम देम? कौन से हैं कैटेगरी के हिसाब से वो बैंड्स? Yes? बता सकते हैं? फटाफट बोलो। प्रिंसिपल मैक्सिमा। यस, पहला बैंड है प्रिंसिपल मैक्सिमा। दूसरा सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा। तीसरा सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा। अब आते हैं इसके सबसे खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारा मामला, तो ओके हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझना है इसमें, कि लाइट की इंटेंसिटी जो चल रही है वो कैसी है, क्योंकि किसी जगह पर बहुत ज्यादा है, किसी जगह पर धीरे 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 कम होती जा रही है। तो ये एक्चुअल में होगी कैसे, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो आपको मैं कुछ चीजें सबसे पहले याद दिला दूं कि यहां पाथ डिफरेंस की कंडीशंस कैसे वर्कआउट हो रही हैं। ए साइन थीटा। वेट, पाथ डिफरेंस की कंडीशन जो वर्कआउट हो रही है वो कैसे हो रही है? सबसे पहले तो इसे लिखना है ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखें,
फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो a sin थीटा है ये होना चाहिए 3 lambda 3 by लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 lambda 7 by 2. लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, ऑफ कोर्स प्लस माइनस, Yes, sir. सच दैट के साइन थीटा लिखा जा सकता है 3 लैम्डा बाई 2a, 5 लैम्डा बाई 2a, 7 लैम्डा बाई 2a, 9 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कहानी क्लियर हुई है? Yes, sir. फॉर सेकेंडरी Minima. मिनिमम हमारे पास है a sin थीटा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स प्लस माइनस में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 lambda. 4 लैम्डा एंड सो ऑन। और इसके लिए साइन थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है लैम्डा बाई a, 3 लैम्डा बाई a, सॉरी फॉर 2 दैट, lambda by 8. सॉरी फॉर दैट, 2 लैम्डा बाई a, मैं थोड़ा तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 3 लैम्डा बाई a, 4 लैम्डा बाई a एंड सो ऑन। तो ये है जस्टिफिकेशन इसका। इसके अलावा सबसे सेंटर में एक बैंड है, सेंट्रल Central bright ब्राइट band. बैंड, जिसका एक खास नाम है। क्या नाम है इसका? principal maximum. Principal maxima. इसका सीधा मतलब है कि a sin थीटा इज इक्वल टू 0। Yes. अब ये चीजें दिमाग में रखनी है आपने। अब इसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक ग्राफ से एक्सप्रेस करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं इसका खास, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा। ये इंटेंसिटी का एक्सिस लेंगे हम बिल्कुल सेंटर में, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग साइन थीटा चलाएंगे, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा मिल रहे हैं। दिख रहा है ना यहाँ? Yes, sir. और ये साइन थीटा की अलग अलग वैल्यू का सीधा सा मतलब है ये बेंडिंग ऑर्डर, और ज्यादा ऊपर बैंड, और ज्यादा ऊपर बैंड, और ज्यादा ऊपर बैंड, और अगला सो ऑन। Yes. समझे नहीं समझे? अब ध्यान से देखना मैं मार्किंग कैसी कर रहा हूं। यहां मैंने मार्क किया 0, उसके बाद इन दोनों तरफ मैंने मार्क किया लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, ये वाला। ऑफ कोर्स एक तरफ पॉजिटिव आएगा और एक तरफ नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कोई एल्जेब्रिक नेगेटिव नहीं है, कीप इन माइंड। तो ये लैम्डा बाई ए हो गया। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. थोड़ा और आगे जाते हैं, 2 लैम्डा बाई ए माइनस में 2 लैम्डा बाई ए, थोड़ा और आगे जाते हैं, 3 lambda by 3 लैम्डा बाई ए माइनस में 3 lambda. लैम्डा बाई ए, थोड़ा और आगे जाते हैं 4 लैम्डा बाई ए, और ये माइनस में 4 लैम्डा बाई ए। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। अब जरा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखें। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि इन सभी मार्किंग्स पर हमें क्या मिला है? Minima. मिनिमा, यानी कि डार्क मिला है। Yes. डार्क मिलने का मतलब इंटेंसिटी यहां पर 0 आएगी। हाँ. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अब बहुत ध्यान से देखिए ये कैसा पैटर्न बनने जा रहा है। ये ऐसी इंटेंसिटी शूट अप हुई और ये आकर के इधर 0 हो गई। ये जो सेंटर में एकदम से इंटेंसिटी का पीक हमें मिल रहा है, ये क्या है? Principal maxima. प्रिंसिपल मैक्सिमा है। बिल्कुल 0 पे बहुत ज्यादा शूट अप हो गई इंटेंसिटी, एकदम से पीक मिला आपको इसका। अब इसके आगे अगर मैं और कंटिन्यू करता हूं तो कुछ हद तक मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर इसके आगे कुछ हद तक और ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर इसके आगे कुछ हद तक और थोड़ा सा ऐसे हल्का सा। तो इन चीजों को जरा आप नोटिस करें कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम हो रही. कम, एकदम कम, कम 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 और कम और कम और कम, और आगे चल के तो हमको दिखेगी ही नहीं। Yes. तो ऐसा खूबसूरत सा इसका इंटेंसिटी पैटर्न है। यस और नो? Yes, sir. ये जो मैंने मॉड्यूल में रखा है डायग्राम, उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, देख लें। वैसे मैं बना चुका हूं,
बनाने आना चाहिए, डायग्राम याद रहनी चाहिए। अब डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हो, पार्ट डिफरेंस वाले प्रॉब्लम हो, वो सब सॉल्व करने के लिए ना मैं यहां नहीं जाता हूं, मैं इन कंडीशंस पर आता ही नहीं हूं। मैं सारे प्रॉब्लम यहीं से निपटाने की कोशिश करता हूं। ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लो, ये नीचे के एक्सिस के साथ, बस बात खत्म। अच्छा देखो, ये लैम्बडा बाई ए और 2 लैम्बडा बाई ए के बीच में क्या होगा? 3 लैम्बडा बाई ए। 3 लैम्बडा बाई 2a। 3 लैम्बडा बाई 2 है। 3 लैम्बडा बाई 2a। लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में तो 3 लैम्बडा बाई होता है ना, 3 लैम्बडा बाई 2 होता है। यस ये देखो यस 3 लैम्बडा बाई 2a। तो 3 लैम्बडा बाई 2a पे भी हमको हल्का सा मैक्सिमा मिला कि नहीं मिला? यस ये कौन सा मैक्सिमा है? सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये पहले नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा है। सेकेंडरी। फिर यहाँ क्या होना चाहिए बोलो जरा, अंदाजा लगाओ। ये तो इधर तो आपने बता दिया मुझे, 5 लैम्बडा बाई 2 है। 3 लैम्बडा बाई 2a। यहाँ क्या होना चाहिए? 5 लैम्बडा बाई 5 2a। लैम्बडा यहाँ बाई 2 क्या है। होना चाहिए? 7 लैम्बडा बाई 2 है। आई होप आप इस सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव में। तो एक बार यस ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गई विद दीज नंबर्स एंड असाइंड वैल्यूज, बस डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कैसा भी न्यूमेरिकल आने दो, 90% न्यूमेरिकल हम यहां से निपटा सकते हैं। 90% न्यूमेरिकल, लिटरली। ओके, अब इस चीज को देखो, मैंने यहां पे भी बताया है। ये देखो, ऐसे ये डायग्राम दिखाई गई है, दिख रहा है ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है इसका। यस है विजिबल सबको ठीक ठाक? यस सर। अब इसमें बच्चों में एक छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल मैक्सिमा कितना चौड़ा बनेगा, कितनी उसकी विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दो अप्रोचेस हैं इसको फाइंड आउट करने के। एक है एंगुलर विड्थ, एंगल्स में गिनना। अच्छा, कभी कभी यहां पे साइन थीटा को, साइन हटा के सिर्फ थीटा भी लिखा जा सकता है, डरने वाली जरूरत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अगर मैंने थीटा को बहुत छोटा मान लिया, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन क्या है, ऐसा बहुत बड़े बड़े एंगल्स पे नहीं होना है भाई, 120 डिग्री 70 डिग्री पे जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, ये हल्का 10-5 डिग्री का होगा। सो इफ वी अज्यूम थीटा टू बी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? थीटा में। तो ये ग्राफ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे साइन थीटा की बजाय कौन आ जाए, सिर्फ और सिर्फ थीटा। थीटा है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भाई इसकी एंगुलर विड्थ कितनी है, बहुत ध्यान से देखना। ये 0, यहां से लेके यहां तक कौन फैला हुआ है? लैम्बडा। कौन फैला हुआ है? लैम्बडा बाई ए। लैम्बडा बाई ए। ये किस चीज का हिस्सा है ये? प्रिंसिपल ब्राइट। हाँ, सही जवाब दो ना बेटा, वेरी गुड। प्रिंसिपल मैक्सिमा का हिस्सा है ये, यहां से लेके यहां तक प्रिंसिपल मैक्सिमा का हिस्सा। आप जस्ट इमेजिन करो, जस्ट सोचो ऐसे कि आप यहां से इसको देख रहे हो, ये आपकी आंख है, तो आपने सेंटर में देखा, पहले सेंटर में देखा तो आपको कौन दिखा? प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखा, दिखा नहीं दिखा? फिर आपने एंगल चेंज करके यहां देखा, तो यहां तक आपको कौन दिखा? मैक्सिमम। इस पॉइंट के आने तक आपको क्या दिख रहा था? सेंटर से लेके इस पॉइंट के आने तक आपको क्या दिख रहा था? मैक्सिमम। मैक्सिमा ही दिख रहा था। उसका नाम पूरा लो ना तुम, आधा अधूरा क्यों नाम ले रहे हो? क्या है उसका नाम? प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमा है। तो आपने अपनी आंख को कितने एंगल तक घुमाया प्रिंसिपल मैक्सिमा को देखने के लिए? लैम्बडा। लैम्बडा बाई ए। लैम्बडा क्यों बोल रहे हो? ये ए नहीं दिखाई दे रहा क्या तुमको नीचे का? आपने सीधा देखा, आपको क्या दिखा? क्या दिखा आपको? जल्दी जल्दी जवाब दें, लेक्चर और एक्सटेंड हो जाएगा नहीं तो। क्या दिखा आपको? प्रिंसिपल मैक्सिमम। फिर आपने अपनी आई को टर्न किया, घुमाया आपने अपनी आंख को ऐसे, कितने एंगल तक आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखा? लैम्बडा बाई ए।
लैम्बडा बाई ए। उसी तरीके से अपनी आंख को आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी घुमाया तो कितने एंगल तक आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखा? माइनस लैम्बडा बाई ए। माइनस छोड़ दो, कितने लैम्बडा एंगल बाई तक दिखा? बोले लैम्बडा बाई ए। तो आपने अपनी आंख को कितने एंगल में ऐसे रोटेट किया यहां से लेकर के यहां तक ताकि आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखे? लैम्बडा लैम्बडा 2 लैम्बडा बाई ए। हाँ 2 लैम्बडा बाई ए। जीरो के इधर लैम्बडा बाई ए और जीरो के उधर भी लैम्बडा बाई ए, तो 2 लैम्बडा बाई ए। दो तरफ देखा ना मैंने, लैम्बडा कहां से हो गया? यस। तो टोटल इसकी विड्थ एंगल में कितनी हुई? टोटल चौड़ाई कितनी हुई उसकी? 2 लैम्बडा बाई ए। बस कहानी खत्म। और क्या याद रखना है इसमें? प्रिंसिपल मैक्सिमा अपने आप में 2 लैम्बडा बाई ए इतना चौड़ा है एंगुलर रेफरेंस में। सेंटर से इधर लैम्बडा बाई ए और सेंटर से उधर लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए की उसकी चौड़ाई होगी। अरे आया नहीं आया समझ में? यस सर, यस सर समझे। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, लीनियर विड्थ। विड्थ निकालना है लेकिन लीनियर टर्मिनोलॉजी में। ये जो विड्थ हमने यहां निकाली ना अभी अभी, ये वाली विड्थ एंगल में आई है, याद रखना। इसका यूनिट रेडियन बनेगा। अगर हम कल चल के इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका यूनिट हम लगाएंगे तो ये यूनिट रेडियन में लगेगा, क्योंकि ये एंगल का आंसर देगा। एंगुलर विड्थ है ये, एंगल में गिना हमने, एंगल इधर एंगल उधर। यस सर। अब हमको गिनना है लीनियर लेवल पर, डिस्टेंस में गिनना है, डिस्टेंस में। तो जरा इस डायग्राम को नोटिस करें। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल डायग्राम। मैं इसको अब ड्रॉ नहीं करता हूं, सीधे सीधे मैं इसकी इमेज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ड्रॉ करते बैठूंगा तो टाइम पास होगा। वही है डायग्राम, यही चीज है, घुमा दिया 90 डिग्री इस स्लिट के सामने। ये कौन बना यहाँ पे? प्रिंसिपल मैक्सिमा। बोलो जरा उसका। प्रिंसिपल मैक्सिमा। हाँ, यहां तक है ना प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहां तक और यहां तक, सही है? यस यस। अब सेंटर से लेके प्रिंसिपल मैक्सिमा की एंड तक अगर मैंने डिस्टेंस गिना, एंगल नहीं डिस्टेंस, तो मैं कहता हूं बेटा वो डिस्टेंस x है। वो डिस्टेंस कितना है? x है। डिस्टेंस, एंगल नहीं। मैं एंगल गिन ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैं ऐसा लेंथ गिन रहा हूं उसकी कितनी है। समझे नहीं समझे? यस सर। यहाँ का प्रोस्पेक्टिव देखो, ऐसे आंख को रख के हमने एंगल घुमाया था कि मैं अपनी गर्दन कितना मोड़ूंगा मुझे वहां प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख रहा है, फिर मैं अपनी गर्दन कितना मोड़ूंगा मुझे वहां तक प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख रहा है, तो मैं अपनी गर्दन टोटल कितना मोड़ूंगा, तो वो हो गया हमारा एंगल में विड्थ। एंगुलर। अब मैं गर्दन वर्दन नहीं मोड़ रहा, मैं सीधा डिस्टेंस गिन रहा हूं, या सीधा डिस्टेंस गिन रहा हूं कि कितना डिस्टेंस है। क्या उतना ही डिस्टेंस मुझे दूसरे साइड में मिलेगा? यस। तो बताओ विड्थ कितनी हो गई? 2x 2x। बिल्कुल सही, सोचने वाली बात है। अब यहां पे मैंने एक सेंट्रल पॉइंट को रेफर करते हुए एंगल निकाला थीटा, ये एंगल। जस्ट टेल मी कि इस जगह पर अगर मैं tan थीटा लिखूं जो कि इक्वल होगा sin थीटा के, क्यों? क्योंकि एंगल छोटा है, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? x by d। d। शाबाश। अपोजिट डिवाइडेड बाय ये एडजेसेंट, x by d हो गया। बट बाय रूल पहले सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि यहां पे तो सेकेंडरी मैक्सिमा बना था, यहाँ पे तो बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा बना था, तो बाय रूल पहले सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए? 3 लैम्बडा लैम्बडा बाई ए। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा साइन थीटा कितना होना चाहिए? समझो बेटा। सर सेकेंडरी मिनिमा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी फॉर दैट, माय मिस्टेक। ये जगह पे जो एंगल थीटा हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम ऐसे हट रहे हैं, कब तक हटेंगे हम? जब तक हमको मिनिमा नहीं मिलता है। जैसे ही हमको मिनिमा मिला हम रुक जाएंगे, क्योंकि उससे पहले पहले तक कौन चल रहा था? प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो पहला सेकेंडरी मिनिमा हमको कितने एंगल पर मिलेगा? लैम्बडा बाई ए। हाँ, तो साइन थीटा क्या होना चाहिए?
लैम्बडा बाई 8 लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से अभी अभी हमने साइन थीटा को क्या प्रूव किया? x by x by d कैलकुलेशन से पता चला x क्या हुआ? lambda d by a. अब ध्यान से सोच समझ के बताओ कि विड्थ कितनी हो गई? 2 लैम्बडा d by a Lambda d by a. 2 लैम्बडा डी बाई ए। अब डी क्या है ये सवाल मत करना मुझसे, डी सीधे सीधे स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। अब इन दोनों को कंपेयर करो। एंगल में प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है? 2 lambda by a. 2 लैम्बडा बाई 8 और लीनियर विड्थ कितनी है डिस्टेंसेस में? 2 lambda d by a. लैम्बडा d by डी बाई ए। 2 लैम्बडा डी बाई, खाली डी का एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो गया। और जब हम इसमें कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो ये मीटर या सेंटीमीटर के यूनिट्स में आएगा, क्योंकि हम यहां पर लेंथ या डिस्टेंस गिन रहे हैं और यहां पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल गिन रहे हैं। बात आई बच्चों आपको अच्छे से समझ में? Yes. yes sir ओके इसको मैंने मॉड्यूल में काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आंसर कैसे किया जाए उसके हिसाब से। ये यहाँ पर हम समझने के हिसाब से इन चीजों को इस तरीके से पुट अप कर रहे हैं, तो आप इसको लर्न करें, मॉड्यूल पढ़ते वक्त देख लें अच्छे से कि उसमें कैसे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। ओके थिंग्स क्लियर? yes sir एकदम पक्का अच्छे से? yes यस पूरा डिफ्रैक्शन, पार्ट डिफरेंस, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा, जोन, कौन सा जोन कितना बनता है, कैसा बनता है, आई थिंक एवरीथिंग वी हैव जस्ट पुट इट अप इन अ वेरी करेक्ट ऑर्डर। अच्छा अब इसमें एक और छोटी सी चीज होती है, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार इनफैक्ट, हम पैटर्न को अच्छा बनाने के लिए ये स्लिट के सामने ना ऐसा एक लेंस लगा देते हैं। ये एक एडिशनल फीचर है। लेंस के होने और डिफ्रैक्शन के होने से कोई एक दूसरे का ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेंस हमने लगाया इसलिए डिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पैटर्न थोड़ा सा शार्प बने, पैटर्न की वैरायटी हमको अच्छे से दिखे, समझ में आए सब कुछ, इसलिए हम बीच में एक लेंस लगा देते हैं। तो होता यह है कि स्क्रीन और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब हम यहाँ पे लेंस लगाते हैं तो यही विड्थ का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्या चेंज हुआ समझ में आया आपको? Yes. डी हटा के एफ लिखा हमने बस, क्योंकि हम स्क्रीन इंटेंशनली ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर लेंस का फोकस, लेंस की फोकल लेंथ मैच कर रही है, ताकि हमको डिस्टिंक्ट और शार्प पैटर्न देखने को मिले। तो डी हटा के उसकी जगह पे एफ यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नथिंग एल्स। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये है डिफ्रैक्शन की पूरी थ्योरी और उसके कंडीशंस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। यस yes sir Yes. रुक जाए फिर यहाँ पे। yes